हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और डरावनी कहानी लेके आ चुका हूँ जो कि हमें भेजी है दीपक जी ने, और ये देहरादून के रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनके परिवार के मेंबर से मिलवाता हूँ। इनके फैमिली में इनके माता पिता और इनके बड़े भाई हैं, और दीपक और उनके बड़े भाई दोनों विवाहित हैं। आज की ये कहानी काफ़ी भयानक होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दीपक का परिवार देहरादून में रायपुर क्षेत्र में रहते हैं, और इन दोनों भाइयों का अपना प्राइवेट बिजनेस है। एक दिन की बात है जब ये दोनों भाई राजपुर रोड की तरफ से आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही फेमस राजपुर रोड है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा और आपने कई बार इस रोड से ट्रैवल भी किया होगा। लेकिन आपको शायद ही ये पता होगा कि ये जो राजपुर रोड का पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर एक ऐसा भी समय था कि जब रोज़ यहाँ पर भयानक एक्सीडेंट हुआ करते थे, और लोगों का मानना था कि यहाँ पर कई भयानक शक्तियों का वास है, यानी कि भूत प्रेत। और जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ उनमें से जो बच गए, उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर उन्हें रात को अजीब सी शक्तियाँ दिखाई दी, जिसके कारण उनके गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता था और ये एक खतरनाक दुर्घटना का रूप ले लेता था। और दीपक और उनके बड़े भाई भी इसी रूट से वापस आ रहे थे, और जब ये लोग राजपुर रोड से वापस आ रहे थे, इन्होंने सबसे बड़ी भूल ये करी कि इन्होंने एक नॉनवेज की दुकान से नॉनवेज खरीद लिया था। और आपको तो ये पता ही होगा, ऐसी शक्तियाँ जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं, ये नॉनवेज और मीठे की तरफ कितना आकर्षित होती हैं। और जैसे ही ये लोग नॉनवेज खरीदते हैं, ये वापस अपने घर की ओर चल पड़े। जैसे ही ये लोग उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ पहुँचे, इनको अचानक वहाँ पर थोड़ी सर्दी सी महसूस हुई। दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल था, जिसके कारण जब इनकी गाड़ी वहाँ से गुजरी, इनको अचानक सर्दी सी महसूस होने लगी, और इनको ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति इनके पास से गुजरी हो। इनकी गाड़ी में जो नॉनवेज रखा हुआ था, वो किसी चुंबक का काम कर रहा था उन प्रेत शक्तियों के लिए, जो कि अब इनके साथ चलने वाली थी। जैसे ही ये दोनों भाई घर पहुंचते हैं, ये नॉनवेज की थैली निकालकर घर वालों को दे देते हैं, और इनके डिनर की तैयारी होने लगती है। जैसे ही इनका डिनर बनता है, जैसे ही ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, दीपक में थोड़ा सा बदलाव आता है, और ना जाने वो इन सबको घूर घूर कर देखने लगता है। इन सब लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही इनको खाना सर्व किया गया, दीपक अचानक से उल्टे हाथ से खाना खाने लगा। क्योंकि दीपक सारे काम सीधे हाथ से किया करता था, और ये सब हरकत देखकर उनके परिवार वालों को काफ़ी अजीब सा लगा। दीपक के बड़े भैया बोलते हैं कि आखिर तू ये उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहा है। दीपक अचानक से थोड़ी बदली हुई आवाज़ में जवाब देता है, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं कैसे भी खाऊं। और दीपक का ऐसा व्यवहार देख के उनके परिवार वालों को थोड़ा अजीब सा लगा। इसने कभी अपने बड़े भैया से ऐसे बात तो नहीं करी, तो आज इसको हुआ तो हुआ क्या है। फिर अचानक उसके बड़े भैया बोलते हैं, तू तो सीधे हाथ से खाना खाता है ना, तो आज ऐसा क्यों। पर दीपक उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए खाना खा रहा था, और ऐसा लग रहा था दीपक न जाने कितने दिन का भूखा होगा। क्योंकि वो व्यक्ति जो रात को मात्र 3 रोटी खाकर सो जाता है, वो अचानक करीब 1 किलो चिकन अकेले ही खा गया था, और तकरीबन 12-13 रोटियां खा चुका था, लेकिन अभी तक उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। ये सब देखकर दीपक के परिवार वालों को अंदाज़ा तो हो गया था कि इसके साथ कुछ अजीब तो है, लेकिन इनके परिवार वाले ये सब नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि इन सब की सबसे बड़ी भूल थी। और आगे जो इनके साथ हुआ वो काफ़ी खौफनाक है। जैसे ही खाना खा के सारे परिवार वाले सोने के लिए जाते हैं, दीपक और उनकी वाइफ सो रहे थे। लगभग रात के 1 या 2 बजे का वक्त होगा। दीपक अचानक से उठ गया, शीशे के पास जाकर ना जाने किससे बात करने लगा।
और इसके बात करने का ढंग थोड़ा अजीब सा था। जैसे ही ये बात कर रहा था, एकदम से दीपक की वाइफ की आंख खुलती है और वो ये सब देखकर थोड़ा हैरान रह जाती है। उसे थोड़ा डर भी लगने लगता है कि ना जाने ये किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। ये दीपक को आवाज़ देते हुए कहती है, अरे आप किससे बात कर रहे हो? एकदम से दीपक पीछे मुड़ता है और ऐसा लगा कि जैसे दीपक किसी सदमे से बाहर आया हो। वो बोलता है, अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो सो रहा था ना। दीपक की वाइफ बोलती है, अरे आप ना जाने शीशे में देखकर किससे बातें कर रहे थे। दीपक बोलता है, शीशे में देखकर बातें कर रहा था? अरे ना जाने तुम भी आजकल कैसी बातें करने लगी हो। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है, ना जाने दीपक की माताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। ये सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और दवाई दिलाकर वापस आते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा, जब ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आती हैं तो आपके घर में काफ़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे फाइनेंशियल लॉस, घर में किसी का अचानक से बीमार हो जाना और काफ़ी तरह की अजीब सी घटनाएं। जैसे ही अपनी माताजी को हॉस्पिटल से लेकर वापस आते हैं, उसके बाद दीपक और उनके बड़े भाई अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही अपने दुकान पर पहुंचते हैं, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। दीपक और उनके बड़े भैया का एक टूर्स एंड ट्रैवल का प्राइवेट बिजनेस है। जैसे ये लोग अपने ऑफिस पहुंचते हैं, दीपक के स्वभाव में अजीब सा चेंज आता है और ना जाने वो लोगों से गुस्से में बात करता है और बेमतलब में जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनको डांटने लगता है। ये सब देखकर दीपक के बड़े भैया को अजीब सा लगा। वो दीपक को बोलते हैं, अरे दीपक आराम से, क्या हो गया है तुझे आज? इनसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? और दीपक भी इस बात का जवाब नहीं देता। इसके भैया भी इस बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब से इनके घर में ऐसी शक्तियों का वास हुआ है, तब से दीपक और उनके बड़े भैया का जो बिजनेस है उसमें आज इनका काफ़ी बुरा दिन रहा और इनके पास एक भी बुकिंग नहीं आई। इनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और ये दोनों भाई ऑफिस बंद करके अपने घर पहुंचते हैं और ना जाने क्यों इनके घर में बिना बात के कलेश होने लगा और छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हो जाती थी, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये बुरी शक्तियाँ जब घर में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले घर में ऐसी परेशानियाँ आती हैं, जैसे बेमतलब के कलेश होना, फाइनेंशियल लॉस और घर में किसी का बीमार होना। और ये इन बुरी शक्तियों के सिम्टम्स होते हैं कि ये आसपास ही हैं। जैसे ही रात हुई, ये सब लोग सोने के लिए गए, तभी अचानक रात के करीब 3 बज रहे थे। दीपक को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा हो और वो चिल्लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और उसे ऐसा लगता है कि आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो इससे बाहर आए। वो एकदम से अपनी आँख खोलता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दीपक के आसपास कोई बुरी शक्ति है जो कि उसको ले जाना चाहती है। और ये सब दीपक के साथ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है दीपक के नक्षत्र थोड़े कमज़ोर हैं, जिसके कारण वो शक्तियाँ दीपक के साथ हो गई। अब तो ये हालत हो चुकी थी कि दीपक का शरीर ऐसा लगने लग गया था जैसे किसी बुज़ुर्ग आदमी का शरीर हो। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही थी। उसको चलने में काफ़ी तकलीफ़ भी होती थी। दीपक के परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि ना जाने इसको कौन सी बीमारी हो गई है। इन्होंने इसको कई डॉक्टरों को दिखाया और कई तरह के इलाज भी कराए, लेकिन जो इन सब चीज़ों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं उनको नहीं दिखा रहे, जो कि आपको पता ही होगा वो और कोई नहीं, वो हैं पवन पुत्र हनुमान। और हनुमान जी के नाम से ही ऐसी शक्तियाँ कांपती हैं। इन्होंने दीपक के टेस्ट करवाने के बाद दवाइयाँ लेकर ये घर पर आते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा कि उत्तराखंड और हिमाचल देवताओं की भूमि है।
तो यहाँ पर देवता तो मदद करने अवश्य आते हैं। अगर मदद भी नहीं करते तो वो कोई ना कोई संदेश दे देते हैं कि आपके घर में कोई परेशानी है। यही संदेश इनको तब मिलता है जब दीपक के बड़े भैया के ऊपर उनके जो परिवार के देवता हैं वो आकर बताते हैं कि तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। अगर तुम अपने बेटे को बालाजी की शरण में नहीं ले गए तो ये ऐसी शक्तियां हैं जो कि तुम्हारे बेटे को बहुत जल्द अपने साथ लेकर जाएंगी। और वो यह बोलकर दीपक के बड़े भैया के ऊपर से चले जाते हैं। ये सब बात सुनकर दीपक के परिवार वाले उसको हनुमान मंदिर ले जाने के लिए सोचते हैं, जो कि इनके घर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर ही दूरी पर है। लेकिन ये जो प्रेत शक्तियाँ होती हैं ना, इन सबको आपसे ज़्यादा पता होता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं और आप क्या सोच रहे हैं। और जो शक्तियाँ दीपक के साथ थी उनको भी ये पता चल चुका था कि ये अब आगे क्या करने वाले हैं। जैसे ही ये लोग दीपक को गाड़ी में बिठाते हैं और मंदिर के लिए निकलते हैं, दीपक अजीब अजीब से ड्रामे करने लगता है। वो कभी तो बोलता है मुझे भूख लग रही है, और कभी बोलता है कि मुझे वापस घर जाना है। और इसके साथ उसने कई तरह के इन्हें डरावने खेल भी दिखाए। लेकिन ये सब लोग दीपक को लेकर मंदिर पहुंच ही गए। और मंदिर पहुंचते ही दीपक के साथ जो भी शक्तियां थी वो पूरी जान से कोशिश कर रही थी कि मंदिर के अंदर ना जाए। और ये सब देखकर और आपको यकीन नहीं होगा कि दीपक को करीब 10 से 15 लोग खींच रहे थे, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी कि वो इसको मंदिर के अंदर प्रवेश करवा दें। ये सब देखकर मंदिर के पुजारी आते हैं और दीपक के माथे पर हनुमान जी का टीका लगा देते हैं। और इसके बाद दीपक अचानक से बेहोश हो जाता है। ये सब लोग दीपक को उठाकर मंदिर के अंदर ले गए और इन्होंने दीपक को बालाजी की मूर्ति के आगे ही बिठा दिया। जैसे ही दीपक को होश आया वो बालाजी की शरण में था और पंडित जी ने उसको प्रसाद ग्रहण करवाया और उसके हाथ पर मंत्र पढ़कर धागा भी बांधा। और अब दीपक बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक है। रात के लगभग 12 बजे मोहन सुनसान रास्ते से जा रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, इसलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया। शायद आज उसकी किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। आधे रास्ते में ही इसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मोहन के घर से पहले 2 किलोमीटर की दूरी पर एक डरावना रास्ता पड़ता था, जिसे लोग हवेली के रास्ते के नाम से भी जानते थे। बड़े बुजुर्ग तो यह तक कहते थे कि उस हवेली के रास्ते से रात के 12 बजे के बाद जो कोई भी गया है वो वहाँ से आज तक वापस लौटकर नहीं आया। मोहन घबराते हुए आगे बढ़ने लगा। वह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्गों से कई बार ये डरावने रास्ते की बात सुनी थी। उस वक्त उसको वो सारी बातें याद आ गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसको कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो क्या करे। वह डरते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मोहन अचानक रुक गया। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई और वह बचाओ बचाओ पुकारने लगा। 1-2 बार बचाओ बचाओ बोलने के बाद उसकी आवाज़ भी रुक गई। उसके बाद मोहन के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। मोहन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। इतनी रात अपने बेटे को घर ना आया देखकर मोहन की मम्मी ने मोहन को कॉल लगाया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मोहन की मम्मी की चिंता और बढ़ने लगी। उसकी मम्मी ने सारे दोस्तों को कॉल लगाया, लेकिन किसी भी दोस्त से उसका पता नहीं चला। अंत में उन्होंने उसके एक आखिरी दोस्त को कॉल लगाया, जो पास के गांव में रहता था। उसका नाम विजय है। विजय ने कॉल पर मोहन की मम्मी को बताया कि आंटी मैं और मोहन शतरंज खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते करीब 11:30 बज गए, हमें पता नहीं चला। फिर मैंने मोहन को कहा कि आज की रात वो मेरे घर पे ही रुक जाए।
लेकिन वह ज़िद करने लगा कि मुझे घर जाकर एक कॉलेज का प्रोजेक्ट तैयार करना है। फिर वो वहाँ से लगभग 11:30 बजे ही निकल गया था। मोहन की मम्मी बोलती है, बेटा तुझे उसे रोक लेना चाहिए था, अभी तक वह घर वापस लौट कर नहीं आया। तुम्हें पता है बीच में हवेली का वो डरावना रास्ता आता है जो कि काफ़ी खौफनाक है। यहाँ तक कि कुछ बुज़ुर्ग यह भी कहते हैं कि उस रास्ते से जो भी 12 बजे के बाद गया है वह आज तक वापस नहीं लौटा। पता नहीं रात के 12 बजे के बाद उस रास्ते के आसपास ऐसा क्या होता होगा। फिर मोहन की मम्मी ने कॉल रख दिया और रोने लगी। अगली सुबह ये खबर सारे गांव में फैल गई। सारा रतनपुर गांव यह घटना से भयभीत हो उठा। गांव के ज़्यादातर लोगों की ज़मीन हवेली के रास्ते पर स्थित थी। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था रात के 12 बजे ही उस रास्ते से अचानक डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। रतनपुर गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शाम के 6 बजे तक खेत में काम करते हैं, उसके बाद वहां से घर आ जाते हैं। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके 5 बजे ही घर की तरफ लौट जाते हैं। एक बार एक युवक आधी रात को दूसरे गांव से रतनपुर गांव आ रहा था। उस युवक का नाम सुखदेव था। सुखदेव को हवेली के डरावने रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वह भूत प्रेत इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। रतनपुर में उसका एक दोस्त रहता था जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। फिर हायर एजुकेशन के लिए वहाँ से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया। इतने लंबे अरसे के बाद वह आज अपने दोस्त से मिलने रतनपुर आना चाहता था। लंबे अरसे के बाद मिलने के उत्साह में वह गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ वक्त चलने के बाद वह हवेली के डरावने रास्ते के करीब पहुंच गया। उसे हवेली से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। वह थोड़ा सा घबरा गया और अब वह तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद उसको उस रास्ते के पास भी डरावनी आवाज़ें आने लगी। कुछ देर चलने के बाद वह अचानक रुक गया। उसके चेहरे से पसीने छूट रहे थे और उसने कहा, मर गया आज तो मैं। ऐसा कहते हुए वह कांपने लगा क्योंकि सुखदेव ने सफ़ेद साड़ी में किसी को हवेली के रास्ते से गुजरते हुए देखा था। वह बहुत डर गया था। कुछ पलों के लिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। डर के मारे वह अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से भागा। कुछ देर भागने के बाद अचानक उसको पीछे से किसी ने धक्का दिया और वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर जैसे ही वो खड़ा हुआ उसको एहसास हुआ कि उसके पैर पकड़कर कोई खींच रहा है। उसने आगे पीछे हर जगह देखा लेकिन उसको कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सुखदेव ने फिर तेज़ी से भागने की कोशिश करी लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद उसके पैर अचानक रुक गए। उसको ऐसा लगने लगा मानो फिर से कोई उसके हाथ और पैर पकड़कर खींच रहा हो। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। उसके ये कहने के बाद उसकी पीठ पीछे किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके सामने वह सफ़ेद साड़ी पहने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसके हाथों से खून बह रहा था। यह दृश्य देखकर सुखदेव वहाँ पर बेहोश हो गया। दूसरे दिन सुखदेव के पिताजी ने सुखदेव के दोस्त को कॉल लगाया और पूछा, बेटा सुखदेव तुम्हारे साथ ही है ना? उसने सिर्फ मुझे यही बताया था कि ट्रेन से उतरने के बाद वह सीधा रतनपुर तुम्हारे घर पर जाएगा। वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था इसलिए उसने तुम्हें कॉल नहीं किया। आज सुबह से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा है। तुम बताओ ना, वह तुम्हारे साथ है क्या? सुखदेव का दोस्त बोलता है, नहीं अंकल, वह मेरे साथ नहीं है। वह रतनपुर में नहीं आया। अगर यहाँ पे आया होता तो मेरे साथ ही होता। सुखदेव ने यह बात अपने दूसरे दोस्तों को भी बताई। कुछ दोस्तों ने कहा कि देखो, सुखदेव अब कभी वापस नहीं आएगा। हवेली के डरावने रास्ते से जो कोई भी रात के 12 बजे के बाद गुजरता है वो वहाँ से वापस लौट कर नहीं आता है। फिर सुखदेव के परिवार ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी और कुछ दिनों तक उसका शोक मनाया।
गांव के लोगों ने भूत प्रेत को भगाने के लिए एक उपाय सोचा। एक युवक पास के एक गांव में एक बाबा को बुलाकर ले आया। भारी मुनाफे की लालसा में ढोंगी बाबा भूत प्रेत को भगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो बहुत डरपोक था। सोना पैसा इन सब की लालसा में उसने यह सौदा स्वीकार किया। अगले ही दिन यह ढोंगी बाबा अपने साथ 10 आदमी को लेकर हवेली के डरावने रास्ते से करीब 12 बजे के बाद गुजर रहा था। बाबा बहुत डर रहा था, इसलिए वह अपने साथ इतने साथियों को लेकर आया था। बाबा को बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए वह रास्ते में बारी बारी सब आदमी से बात करने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपने पीछे देखा तो सिर्फ 4 आदमी बचे थे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी 6 आदमी कहाँ गए। घबराहट के मारे वह तेजी से वहाँ से भागने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ 2 आदमी बचे थे। अब बाबा की घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। थोड़ी देर के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे कोई भी नहीं था। बाबा तेजी से जितना हो सके उतना तेज भागा। कुछ देर भागने के बाद बाबा अचानक रुक गया, क्योंकि बाबा को चारों तरफ से 10 आदमियों ने घेर लिया था। वह 10 आदमी अब भूत बन चुके थे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। सारे आदमियों का चेहरा इंसान से बदलकर भूत के समान हो चुका था। उन सारे आदमियों के हाथ खून की बूंदों से टपक रहे थे। सबकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थी और सारे आदमियों के दांत के मुंह के ठीक बीच में 2 बड़े डरावने दांत भी थे, जिससे बाबा को यह प्रतीत हुआ कि जैसे मानो यह भूत उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। उन 10 आदमियों में से एक आदमी ने अपना हाथ लंबा किया और बाबा की गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उछालकर नीचे ज़मीन पर पछाड़ा। बाबा ने विनती की, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए वह ले लो। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, सोना है, गहने हैं, वह तुम रख लो, लेकिन कृपया करके मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। यह बात बोलकर वह बाबा कांपने लगा। बाबा की बात सुनकर अचानक पीछे से एक दूसरी आवाज़ आई। वह आवाज़ एक चुड़ैल की थी। उसने कहा कि मूर्ख, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। मेरे बच्चे, मेरी माँ और पिता सब भूखे हैं, उनको खून चाहिए। आज की रात वो तुम्हारा खून पिएंगे। ऐसा बोलकर उस चुड़ैल ने बाबा का जोर से गला दबाया और अपने नाखून उसके शरीर में घुसा दिए। थोड़ी देर के बाद उन 10 आदमियों के शरीर से प्रेत आत्माएं निकल गई और एक भूत सामने आया, जिसका पूरा शरीर काले वस्त्र से ढका हुआ था। उसने अपनी शक्तियों से 10 आदमियों को खींचकर हवेली की तरफ ले जाने लगा और जाते जाते कहने लगा कि तुम अब मेरा शिकार हो, चलो मेरे साथ, आज मैं अपना हाथ तुम्हारे खून से रंग दूंगा। दूसरे दिन जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो सब शॉक्ड रह गए। लोग इतने भयभीत हो चुके थे। कुछ लोगों ने तो हवेली के रास्ते से दिन में भी जाना बंद कर दिया था। पूरे गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन गांव में एक सबसे बुजुर्ग रफ़ीक चाचा थे। रफ़ीक चाचा की उम्र लगभग 70 साल थी। उनको गांव के सारे रहस्यों के बारे में पता था। गांव के कुछ युवक तथा मुखिया ने रफ़ीक चाचा से इस बारे में बात करी और बात करने के लिए वह उनके घर पहुंचे। रफ़ीक चाचा ने उन युवकों तथा मुखिया की सारी बातें सुनकर उनको कहा, मुझे इसका उपाय तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता सकता हूँ। सुनो, आज से बहुत साल पहले डरावने रास्ते पे स्थित हवेली में एक सुखी और संपन्न परिवार रहता था। परिवार में 2 बच्चे, उनकी मम्मी, पापा और उनके दादा दादी रहते थे। बच्चे सुबह स्कूल जाया करते थे और उनके पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनकी मम्मी स्कूल में टीचर थी। बच्चों के दादा दादी घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करते थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक बच्चों के पिता की संगत कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने उनके पिता को शराब, जुए जैसी बुरी आदतों का शिकार बना दिया। फिर वो रोज़ शराब पी के आते और अपनी पत्नी, बच्चों और माँ बाप से झगड़ा करते।
और वो उनको मारता पीटता भी था। उनके साथ अभद्र व्यवहार करता था। जुए की लत में एक बार वो 10 लाख रुपए हार गया था। फिर उसने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और जुआ खेलने लगा, लेकिन वो फिर से हार गया। जुए में हारने की वजह से वह भारी कर्ज में डूब चुका था। जिनसे उसने पैसे लिए थे वो लोग रोज़ उसके घर आते थे पैसे मांगने के लिए। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी, मम्मी, पापा सब पूरी तरह से हिम्मत हार गए और सब ने खुदकुशी कर ली। पहले बच्चों को जहर देकर मार दिया और फिर खुद पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। और तब से वो लोग वहाँ पर प्रेत आत्माएं बन गए। वो बच्चे और उनके पिताजी, दादा दादी भूत बन गए और बच्चे की माँ चुड़ैल बन गई। तब से हवेली की तरफ कोई रात को नहीं जाता। अगर जाता है तो वो वापस नहीं आता। वहाँ पे भूतों का काला साया मंडराता है। रात होते ही हवेली के अंदर से डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। आसपास में जानवर रोने लगते हैं और किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें रात भर सुनाई देती हैं। कहते हैं कि वह बुरी शक्तियाँ रात को जिनको भी अपना शिकार बनाती हैं उनका खून पी जाती हैं। यह कहानी सुनकर गांव के लोग अब और ज़्यादा डरने लगे। हवेली का डर अब उनकी चिंता बन गया था। सारे लोग भयभीत थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इसी गांव में एक बार एक नवयुवक आया जिसका नाम था अखिलेश। अखिलेश हनुमान जी का अनन्य भक्त था। उसको अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने कहा वह उस पूरे गांव को भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाएगा। दूसरे दिन अखिलेश अकेला हनुमान चालीसा का जाप करते हुए हनुमान जी की मूर्ति को अपने गोद में लेकर रात को हवेली पे जा पहुंचा। बिना डरे वह भगवान का नाम लेके आगे बढ़ा। भूतों को ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनका एक और शिकार आ गया हो। लेकिन जैसे ही भूतों और चुड़ैल का स्पर्श दैविक शक्ति से हुआ, वह तुरंत सारे भूत प्रेत जलकर खाक हो गए। भूतों का खात्मा होने के बाद अखिलेश ने हनुमान जी का जयकारा लगाया और सारे गांव के लोगों ने जान लिया कि अखिलेश की विजय हुई है। सबने शंखनाद से पूरे गांव को जगाया और उस दिन पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। गांव के कुछ लोगों ने अखिलेश को अपनी पीठ पर उठाया और नाचते गाते हुए उसका धन्यवाद किया और जय जयकार किया। अखिलेश ने सारे गांव वालों से कहा, यह जो कुछ भी हुआ है वह हनुमान जी की वजह से हुआ है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह चमत्कार हनुमान जी की दैविक शक्ति का है। आपको धन्यवाद कहना है तो उनको कहो और उनकी आराधना करो। मेरा वादा है आपसे, हनुमान जी की दृष्टि से कभी भी इस गांव पे कोई काला साया नहीं मंडरा पाएगा। अगर आप किसी दूसरे भगवान को मानते हो तो उन पर भी अपनी पूरी श्रद्धा रखो, तो आपको कोई भी बुरी शक्ति हानि नहीं पहुंचा पाएगी। एक बार की बात है जब रामेश्वर काका अपनी बैलगाड़ी पर भूसा लादकर अपने एक बहनोई के वहां जा रहे थे। दिन ढल चुका था और बैलगाड़ी पर भूसा भी लद चुका था। रामेश्वर काका नहा धोकर शाम को लगभग 7 बजे बैलगाड़ी लेकर निकले। उन्हें अपने बहनोई के घर जाने में लगभग पूरी रात का समय लगता था और वो सुबह 4-5 बजे वहाँ पहुँच जाते थे। बैलों की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, पर वे रुकने वाले नहीं थे। वो अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रामेश्वर काका कमर को थोड़ा आराम देने के लिए बैलगाड़ी पर लेट गए और उन्होंने झपकी लेना शुरू कर दिया। रात के उस सन्नाटों को चीरती बैलों के गले में बंधी घंटियाँ बहुत ही मनोहरी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बैल रुक गए। बैलों के रुकने से रामेश्वर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक बैल की पूंछ पकड़कर जोर से आवाज़ निकाली, पर बैल फिर से 2 कदम चलकर रुक गया और पीछे हटने लगा, जिससे बैलगाड़ी का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। रामेश्वर काका किसी अनहोनी की आशंका से तुरंत कूदकर बैलों के पास आ गए और बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगे। अब बैल भी थोड़ा शांत होकर खड़े हो गए थे। इसके बाद
जब रामेश्वर काका उस रास्ते पर आगे बढ़े तो उन्हें उस भयानक अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर हाँ, ऐसा ज़रूर लगा कि शायद कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आगे क्या माजरा है। रामेश्वर काका का रात बिरात ऐसी परिस्थितियों से सामना बार बार हो जाया करता था। दरअसल आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वो इस अंधेरी रात में खेल खेलने में मस्त थे। खैर, रामेश्वर काका वहीं बैलों के पास ही रुककर आगे का जायज़ा लेने लगे और मन ही मन इन प्रेतों को कोस रहे थे। इन्हें खेलना ही है तो थोड़ा रास्ता छोड़कर खेलते। वे वहीं रुककर इंतज़ार करने लगे कि भूत प्रेतों का खेल जल्द से जल्द खत्म हो और वे आगे बढ़ें। पर 10-15 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद भी भूत प्रेत रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और बैल भी अब कितना भी हाँकने पर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। रामेश्वर काका तो पूरी तरह से निडर स्वभाव के थे और उनके साथ में 2 बैल भी तो थे और उन्हें पता था कि अगर बैल थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे तो ये भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनके दिमाग में एक विचार आया। वे अब बिना देरी किए बैलों की रस्सी पकड़कर आगे बढ़ने लगे और अब बैल भी उन्हें अपने आगे चलता देखकर धीरे धीरे उनके पीछे हो लिए। भूत प्रेतों के पास पहुंचते ही एक अजीब घटना घटी। वे सारे भूत प्रेत अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें निकालने लगे। बैल थोड़ा सहम गए, पर रामेश्वर काका ने हिम्मत ना हारते हुए बैलों के ऊपर हाथ फेरते हुए उनको आगे खींचने की कोशिश करी। जब रामेश्वर काका थोड़े आगे बढ़ते हैं तो भूत प्रेत भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, पर रास्ते से हटते नहीं और फिर से भयंकर रूप बनाकर डरावनी आवाज़ें निकालने लगते हैं। अब रामेश्वर काका ने उन भूत प्रेतों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो, पीछे क्यों खिसक रहे हो। एक बड़ा भयंकर प्रेत ने भयानक आवाज़ करते हुए एक कदम रामेश्वर काका के पास बढ़ाया। रामेश्वर काका तो पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने बिना देरी किए एक ज़ोर की लात उस प्रेत को दे मारी और मार पड़ते ही वह प्रेत तिलमिलाकर थोड़ा दूर हो गया। अब कुछ भूत प्रेत उस मार्ग के थोड़ा किनारे हो गए थे और थोड़े सहम गए थे। अब रामेश्वर काका की बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब तो बैल एकदम से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इस समय अब किसी व्यक्ति के उस रास्ते से आने जाने की कोई उम्मीद नहीं थी और रामेश्वर काका सुबह तक का इंतज़ार भी नहीं करना चाहते थे। रामेश्वर काका को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और बोलने लगे, तुम इतने सारे हो और मैं अकेला, अगर हिम्मत है तो एक एक करके आओ, तुम सबको देखता हूँ। यह कहते हुए रामेश्वर काका ठहाके मार के हंसने लगे और ताली बजाने लगे। रामेश्वर काका का यह रूप देखकर भूतों को लगा कि यह उनका मजाक उड़ा रहा है। अचानक वही भयानक प्रेत जिसे रामेश्वर काका ने एक लात मारी थी वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर उसने भूत प्रेतों से कहा, तुम लोग तमाशा देखो, कोई भी आगे ना बढ़े, मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। रामेश्वर काका उसकी बात सुनकर थोड़ा सहमे, पर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने कितने सारे प्रेतों से टक्कर ली थी और सबको धूल चटाई थी। इसके बाद रामेश्वर काका ने वहाँ खड़े होकर सभी भूत प्रेतों से कहना शुरू कर दिया कि आप लोगों की यह बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप लोग जो जुबान देते हो उस पर सदा कायम रहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई भी बीच में नहीं आएगा और कौन जीता कौन हारा इसका भी सही फैसला आप ही करोगे। इसके बाद रामेश्वर काका उस भूत की ओर देखकर बोले कि अगर मैं हार गया तो तू जो भी बोलेगा मैं वो करूँगा, लेकिन अगर तू हारा तो मैं जो तेरे से बोलूँगा तुझे वो करना पड़ेगा। इसके बाद तो बिना देर किए रामेश्वर काका और उस प्रेत में पटका पटकी शुरू हो गई। कभी रामेश्वर काका ऊपर तो कभी वह प्रेत। 10 मिनट के बाद दोनों थकने लगे, पर गुत्थम गुत्थी जारी थी। अब रामेश्वर काका को लगने लगा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे बैलों के पास खड़े हो गए और आगे बढ़ने लगे। यह तो रामेश्वर काका की एक चाल थी जो उस आत्मा पर भारी पड़ चुकी थी।
दरअसल लड़ते लड़ते दोनों बैलों के बीच में आते ही पता नहीं बैलों को क्या हुआ कि वे अपनी जगह पर ही रहकर इधर उधर अपना पैर पटकने लगे। अभी वह प्रेत कुछ समझ नहीं पाया था, उससे पहले ही वह लहूलुहान हो चुका था। दरअसल वे दोनों बैल केवल उस प्रेत को ही निशाना बना रहे थे और अपने पैरों से टक्कर मारकर कुचल रहे थे। अब तो वह प्रेत कमज़ोर पड़ चुका था। रामेश्वर काका दोनों बैलों को खींचकर बाहर लाए और उस प्रेत को लिटाकर उसके सीने पर बैठ गए और सारे भूत प्रेतों ने रामेश्वर काका को विजेता घोषित कर दिया। रामेश्वर काका बहुत खुश थे, पर पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। उन्होंने गमछे से अपना पसीना पोंछा और भूत से कहने लगे, अब हमारी बैलगाड़ी के आगे आगे चल। अब वह प्रेत करे भी तो क्या करे, जुबान दे चुका था और अपनी जुबान तोड़ भी नहीं सकता था। कुछ देर चलने के बाद रामेश्वर काका को लगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो कल 10 या 11 बजे तक भी बहनोई के गांव नहीं पहुंच पाऊंगा। उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने बैलगाड़ी के आगे चलते प्रेत को आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद उन्होंने उस प्रेत से कहा कि तेरी वजह से मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अब एक ही उपाय है कि तू इस बैलगाड़ी को आगे से खींच। रामेश्वर काका ने बैलों को खोलकर उन्हें बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया और उस प्रेत को बैलगाड़ी में जोत दिया। फिर वह प्रेत बैलगाड़ी को लेकर आगे बढ़ा। जब भी वह प्रेत थोड़ा धीरे होता, रामेश्वर काका उसकी पीठ पर 2-4 डंडी बजा देते और वह तेजी से भागने लगता। करीब 3-4 बजे ही रामेश्वर काका अपनी बहनोई के गांव पहुंच चुके थे। रामेश्वर काका ने अपने बहनोई को जगाना उचित नहीं समझा और उस प्रेत को आदेश देकर सारा भूसा उसके घर पर रखवा दिया। प्रेत ने लगभग आधे घंटे में सारा भूसा बैलगाड़ी से उतारकर उनके बहनोई के घर रख दिया। बैलगाड़ी खाली हो चुकी थी और रामेश्वर काका बैलों को बहनोई के घर बांधकर सो गए। 5 बजे के करीब जब रामेश्वर काका के बहनोई जगे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा रामेश्वर तो सो रहा है, यह कब आया और यह भूसा भी उतारकर सारा इसने यहाँ पर रख दिया। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस सब चमत्कार जैसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हर बार रामेश्वर अपने बहनोई के साथ ही सारा भूसा गाड़ी से उतारता है, तो इसने आज सारा भूसा अकेले कैसे उतार दिया। रामेश्वर काका आराम से उठे। उन्होंने पानी वानी पिया और अपने बैलों को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। अब उनको पता था कि गांव पहुंचने में 10-12 घंटे नहीं बल्कि 5 या 6 घंटे लगने वाले हैं। जी हाँ, फिर से रामेश्वर काका ने बैलों को खोलकर उनकी जगह पर भूत को बांध दिया था और सुबह सुबह रामेश्वर काका अपने गांव के पास पहुंच गए थे। अब उनको लगने लगा था कोई ये देख ना ले कि बैल तो पीछे बंध रहे हैं, फिर भी बैलगाड़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है। उन्होंने उस प्रेत को बैलों को गाड़ी में बांध दिया। रामेश्वर काका तो अब उस प्रेत से बहुत सारा काम करवाते हैं, पर सदा ध्यान रखते हैं कि गांव में किसी को पता ना चल जाए, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय बजरंगबली। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।